वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी। आज का द हिंदू ट्यूसडे जुलाई 14। द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे, ताकि आपका हिंदू जो 2-3 घंटे 4 घंटे आप लगाते हैं उसको पढ़ने में, बहुत आसानी से 1 घंटे में उससे पढ़ सकते हो। अपनी फिजिकल कॉपी जो आपने परचेज की है या ई सब्सक्रिप्शन कॉपी से ही पढ़िएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले न्यूज़ पे। SC गिव्स एक्स्ट्रा राइट टू मैनेज डीटीज प्रॉपर्टी। ये आर्टिकल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को लेकर के। हाँ, वही टेम्पल जहां आज से कुछ साल पहले बहुत सारा गोल्ड, टन्स ऑफ गोल्ड मिला था उनके एक रूम में बंद हुआ, और बहुत सारे रूम वहां पे बताए जा रहे हैं जिसमें गोल्ड से भरे हुए हैं, यानी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी इस टेम्पल के पास है। तो पहले ये वर्मन रॉयल फैमिली जो हुआ करती थी उसके अंडर में ये टेम्पल हुआ करता था, जिन्होंने पब्लिक के लिए इसको खोल रखा था। लेकिन 1991 में जो इनके राजा थे उनके मरने के बाद ये अब डिबेट आ गया कि ये कहीं ना कहीं जो श्री चित्रिथा तिरुमल बलराम वर्मन थे, उनके डेथ के बाद ये माना जा रहा था कि उनके बच्चों को नहीं, ये अब धीरे धीरे ये पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए और ये स्टेट गवर्नमेंट ले ले या देवस्थानम बोर्ड ले ले इसको। लेकिन अब इसको कोर्ट में जब चैलेंज किया गया 2010 में, ये चैलेंज किया गया था, बाद में इसमें जब इतना गोल्ड भी मिला तो देखा जा रहा है कि अब ये किसके हाथ में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पे जजमेंट दिया और उन्होंने बताया कि ये रॉयल फैमिली की ही प्रॉपर्टी आज भी मानी जाएगी। लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कमेटी बनाई जाएगी जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट जज होगा वहां का, उस डिस्ट्रिक्ट का, और अदर मेंबर्स को रॉयल फैमिली नॉमिनेट करेगी। प्लस इसमें मेंबर्स भी होंगे, अलग अलग मेंबर्स भी होंगे, जैसे एक स्टेट गवर्नमेंट का मेंबर होगा और एक मेंबर होगा कल्चरल मिनिस्ट्री से, एक मेंबर होगा यहाँ के जो थंथरी होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, वो इसके मेंबर होंगे, और भी इस तरह के कुछ पैनल मेंबर्स को इसमें अडॉप्ट किया जाएगा और ये कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन इसकी जो शेबियतशिप है, मैनेजरशिप है, वो रॉयल फैमिली के पास रहेगी, क्योंकि लोगों ने चैलेंज किया था कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने के बाद हुआ ये था कि प्राइवी पर्स जो ब्रिटिशर्स ने रखे थे रॉयल फैमिलीज के लिए, वो तो खत्म कर दिया गया था, तो ये प्रॉपर्टी इनकी कैसे हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में जजमेंट किया है। इसको एक बार आर्टिकल आप पढ़िएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। गूगल ने कहा है कि वील इन्वेस्ट $10 बिलियन। गूगल ने कहा है कि वी विल इन्वेस्ट $10 बिलियन। ये ह्यूज अमाउंट है, 75,000 करोड़ रुपया लेकर के गूगल आ रही है, और वो कहीं ना कहीं हेल्थ, एजुकेशन, AI और टेक्नोलॉजी और इन सब में वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इसके बाद गूगल के चेयरमैन CEO जो हैं सुंदर पिचाई, वो अल्फाबेट, उनकी जो मदर कंपनी है अल्फाबेट के भी CEO हैं। उन्होंने ये डिसीजन लिया है और गवर्नमेंट को बता भी दिया। एक दुख भरी खबर ये है कि ईरान ने इंडिया को ड्रॉप कर दिया है। जो चाहबार रेल प्रोजेक्ट था वहाँ, वो अब खुद करने जा रहा है। 400 मिलियन वो खुद अपने ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड से लगाएगा और वो उसको बनाएगा। ये चाबहार जो पोर्ट हुआ करता था, ये इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ईरान के किनारे, ईरान के कोस्ट पे था ये, जो कि उसके पैरेलल ग्वादर पोर्ट डेवलप किया है चाइना ने पाकिस्तान में, तो उसके अगेंस्ट ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट हम लोग का था। लेकिन चाहवार पे हमारी पकड़ धीरे धीरे ढीली हो जा रही है, क्योंकि हमारे ईरान से रिश्ते थोड़े से कमजोर हो रहे हैं, बिकॉज हमारे US से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। US के सैंक्शन ईरान के ऊपर लगे हुए हैं। इस सैंक्शन के बाद भी हमने US से ये कंसेशन ले रखा था हमने कि हम चाहवार में काम करेंगे और हम ये रेल प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसके लिए हमको इसमें ढील दी जाए, हमको छूट दी जाए सैंक्शन में, और US को ये सैंक्शन देना पड़ा था। तो लेकिन हमारे ईरान, इसलिए हम देख रहे थे कि हमारे ईरान से भी रिश्ते अच्छे हों और अमेरिका से भी हों, पर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 2016 से लेकर आज तक हमने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हम अपनी फंडिंग नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये लैग कर गया। और चाइना ने एंट्री मारी और उसने अभी एक डील किया, हिडन डील किया। 25 साल में वो 400 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट लेकर के इन्वेस्ट करने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेगा, पोर्ट्स बनाएगा और बहुत सारी चीज़ें उसमें डालेगा। ये इसका आगे भी एक्सटेंशन होना था इस रेल लाइन प्रोजेक्ट का। ये चाहबार से जहेदान बॉर्डर एरिया जो अफगानिस्तान का है, बॉर्डर एरिया पे जाना था इसको लेकर के। बॉर्डर एरिया के बाद अब ये आगे चल के इसको एक्सटेंड करना था टू जहेदान टू जारान। जारान जी अफगानिस्तान में है, जारान तक इसको लेके जाना था। तो अब कहीं ना कहीं हम उससे वंचित हो गए। हम अभी हमारा कमेंट इस पे नहीं आया है, देखा जाए कि क्या इंडिया का रिएक्शन है इस पे। उसके बाद पेज नंबर 2 में ये आर्टिकल है, ऑफिसर चैलेंजेस आर्मीज फेसबुक बैन डायरेक्टिव। आर्मी ने बैन किया है 89 जितने ऐप्स थे, उनको बैन कर दिया था कि जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी हमारे
आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो 89 एप्लीकेशंस ऐप्स अपने मोबाइल से रिमूव कर दें। फेसबुक भी उसमें इन्वॉल्व था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबको हटाने की बात की गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी, इन्होंने एक केस फाइल कर दिया और कहा है कि ये क्यों हटाएं हम। आप जिस सिक्योरिटी रीजन से डाटा चोरी होने के, लीक होने के रीजन से कर रहे हो, तो एक सोल्जर के पास क्या डेटा होता है उसके लोकेशन के अलावा। उसके बाद जो डेटा आपके जो सिविल ऑफिसर्स हैं वो भी तो लीक कर सकते हैं, उनके मोबाइल से भी तो फेसबुक चलता है, उनसे क्यों नहीं लीक हो रहा है। तो इसको लेकर के अभी बहस चलेगी। अब देखिए कोर्ट क्या करती है, इस पर क्या डिसीजन लेती है। आगे आते हैं नेक्स्ट। ऐसे न्यूज़ को आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा और कई बार मेंस में और प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार मेंस में इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इसके बाद देखिए कोई भी आर्टिकल आपको पढ़ना नहीं है, पेज नंबर 3, 4, 5 से कुछ भी इस तरह का इंपॉर्टेंट नहीं मिला। अब आपको डायरेक्टली, क्योंकि स्टेट के लोकल न्यूज़ होते हैं, लोकल न्यूज़ पर कोई भी एग्जाम इतना ध्यान नहीं देता है अगर कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी यूनिक हो रहा है, प्रथम बार हो रहा है, तब हम उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम स्टेट न्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं फॉलो करेंगे। कोई अच्छा पॉलिसी आया, कोई अच्छी इनिशिएटिव आई। इसके बाद आते हैं एडिटोरियल में। एडिटोरियल में पेज नंबर 6 पर आते हैं। पेज नंबर 6 में आप ये देखिए, ये आर्टिकल जो आपका है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्फ। ये मस्त आर्टिकल है। इन्होंने एक बात कही है कि ये जो हम लोग कोविड-19 सिचुएशन आया, इसने एक बात सिखा दी कि अब वर्ल्ड बहुत बदल चुका है। वर्ल्ड एक दूसरे तरीके से अब रिएक्ट कर रहा है। वर्ल्ड में क्या है कि कहीं ना कहीं एक नई बात आई है वर्ल्ड में। पहले जो पेंडेमिक्स आया करते थे आज से 100 साल पहले, तब हमारे पास WTO नहीं था, हमारे पास IMF नहीं था, हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशंस के नहीं थे। ये 17 गोल्स हम लोगों ने रखे हैं, ये सब नहीं था। इन्होंने बात जो कही है वो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी कहा करते थे, इनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे जेसी कुमारप्पा, उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है कि हम लोग क्या करें कि हम लोग कोशिश ये करें कि इसमें लोकल लेवल पर लोकल एंटरप्राइज डेवलप करें, हम उनको ऑब्जर्व करें। यानी इन्होंने बॉटम अप अप्रोच की बात करी है। हम लोग के यहाँ जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कम्युनिस्ट सोसाइटी में जो अप्रोच है वो टॉप डाउन अप्रोच इसमें लिया जाता है। तो हम लोग जो सेमिनार्स और मीटिंग्स करके पॉलिसीज बनाते हैं वो उसके अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि लोकल नीड्स के हिसाब से हर एक जगह की नीड अलग है, लोकल एंटरप्राइज डेवलप करना चाहिए और वहां से ऊपर की तरफ रिसर्च जाना चाहिए और वहां से फिर पॉलिसी बन करानी चाहिए। पर ऐसा किसी देश में होता नहीं है। लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन ने ये बात बता दी है कि जिन जिन देशों में लोकल गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग था, जिन जिन स्टेट में, जैसे केरला का एग्जांपल ले लिया जाए, वियतनाम का एग्जांपल ले लिया जाए, ताइवान का एग्जांपल ले लिया जाए, इन जगहों पर क्या है कि लोकल गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग है और इसकी वजह से वहां पे कोविड सिचुएशन पर हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं, वहां हेल्थ सेक्टर पर इंप्रूवमेंट हो पाया है। लेकिन जिन जिन देशों में ऐसा नहीं। इसी तरह से ईएफ शुमाकर जो थे, ईएफ शुमाकर रिसर्जेंस जर्नल के चीफ एडिटर भी थे और उन्होंने एक किताब लिखी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। पढ़िएगा कभी मौका मिले तो, बहुत बेहतरीन बुक है ये इकोनॉमिक्स पर। ही हैज पॉइंटेड आउट दैट द फ्लॉज इन द इकोनॉमिक थ्योरीज दैट वर ड्राइविंग द पॉलिसीज इन कैपिटलिस्ट एज वेल एज कम्युनिस्ट कंट्रीज, वो जो पॉलिसी ड्राइव कर रही थी कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज में, अब वो फेल हो चुकी है, उसमें बहुत सारे फ्लॉ हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, एक नई इकोनॉमिक्स लानी चाहिए ऑन लोकल एंटरप्राइज, जो कि ये जो इनकी बात है ये बहुत कंसिस्टेंट है गांधी जी की बात से। इवन यही बात, यही आइडिया एलियोनर ओस्ट्रोम, जो कि पहली महिला इकोनॉमिस्ट थी जिनको इकोनॉमिक के लिए नोबेल प्राइज मिला था इन 2009, तो इनको एलिनोर ओस्ट्रोम ने भी यही बात कही थी कि डेवलप द प्रिंसिपल्स फॉर सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज। इसमें पता नहीं इस आर्टिकल में उन्होंने यूनुस खान का नाम, मोहम्मद यूनुस खान का नाम क्यों नहीं दिया, जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए एक नए तरह का रिवोल्यूशन लाया था, इकोनॉमिक रिसर्जेंस लाया था बांग्लादेश में। वो भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन्होंने इवन यहाँ तक कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, जो डीएम्स होते हैं, जिनको कलेक्टर्स कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, इनका ब्रिटिश टाइम में जो रोल हुआ करता था वो रोल था कलेक्ट करने का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का, प्लस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। लेकिन आज रोल ये चेंज हो चुका है, इसी की वजह से उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता था। लेकिन आज ये रोल थोड़ा सा चेंज हो गया है। आज के रोल में एक डीएम या डीसी एक डिलीवरेंस यानी डिलीवरर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हो गया है।
कई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे पास 300 एक डिस्ट्रिक्ट में चलाने के लिए 300 प्रोजेक्ट्स हैं, 300 स्कीम्स हैं। अब 300 स्कीम लोकल तक पहुंचा पाना और हर स्कीम को के बारे में लोकल को अवेयर कर पाना बड़ा टफ होता है। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर से टॉप डाउन प्रोसेस है उससे डेवलपमेंट मॉडल बहुत सटीक नहीं हो पा रहा है। ये कहीं ना कहीं पीपल से कांटेक्ट, जो 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 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो पीपल का कांटेक्ट पॉइंट होता है। अब वो कांटेक्ट पॉइंट नहीं, वो डिलीवरर हो गया है। तो डिलीवरर ना होकर उसको अगर कांटेक्ट पॉइंट बनाया जाए तो वो लोकल लेवल पर एंटरप्राइज डेवलप करके वो बॉटम अप अप्रोच लेके आएगा। वहाँ की नीड्स, हर डिस्ट्रिक्ट की नीड्स अलग हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की नीड्स के हिसाब से वहाँ की एक कस्टमाइज पॉलिसी बननी चाहिए। तो जब तक लोकल गवर्नेंस को हम बहुत स्ट्रांग नहीं करेंगे तो हम ऐसे सिचुएशन से पार नहीं पा पाएंगे। इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। जो आर्किटेक्चरल फ्लॉज हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी के और कैपिटलिस्ट सोसाइटी के, उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है इसमें। इसके अलावा एक आर्टिकल और है जो इसमें से पढ़ा जा सकता है। हम देखो पॉलिटिकल आर्टिकल्स हम लोग ज्यादातर नहीं पढ़ेंगे, उसका जो फाइनल कंक्लूजन आएगा उसको पढ़ेंगे। कांग्रेस और बीजेपी में जो चल रहा है उसको चलने दो, हम पढ़ेंगे जो हमारे काम का, हमारे सिलेबस को टच करता है, हम उसको पढ़ेंगे। अच्छा, गेन्स फ्रॉम रेंज, ये आर्टिकल भी बस इतनी बात बताता है कि हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बताया कि 14% से सरप्लस चल रहे हैं हम लोग रेनफॉल में, पहली बार बहुत एक डेढ़ डेकेड 2 डेकेड के बाद। बीच में ये जो रेनफॉल एकदम डिस्टर्ब हो गया था, मानसून डिस्टर्ब हो गया था, इस साल भी डिस्टर्ब होने के चांसेस थे। अम्फन आने के बाद और नैसर्ग आने के बाद ये माना जा रहा था कि इस बार का मानसून वीक हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरे मानसून के साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया था। इतना बड़ा स्टॉर्म आया था, साइक्लोनिक स्टॉर्म था, उसने डिस्टर्ब कर दिया था अम्फन ने। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि केवल अगर नॉर्थ वेस्टर्न साइड को छोड़ दिया जाए, जहां 3% से डेफिसिट है रेनफॉल जून जुलाई के मंथ में, बाकी सारे देश में बहुत रेगुलर रेनफॉल हुई है। रेनफॉल में ब्रेक्स कम रहे हैं और सरप्लस में 14% टू 17% सरप्लस चल रहा है बहुत सारे रीजन में। तो अब की बार रेनफॉल ने एकदम टेस्ट, जो हमारा डेट था 1 जून का, टेक्स्ट बुक डेट जिसको बोलते हैं, उसी दिन आया और प्रॉपर रेनफॉल हो रही है। इस तरह की रेनफॉल पहले बहुत दिन से नहीं देखी जा रही थी। ये हमारी खरीफ फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है। टाइमली बुआई होगी और टाइमली कटाई होगी तो हार्वेस्टिंग सीजन में जो प्रॉब्लम्स आती थी वो नहीं आएंगी, और इससे राबी क्रॉप भी जो हैम्पर होता था वो भी हैम्पर नहीं होगा। हाँ, थोड़ा खतरा जरूर है इसमें, वार्निंग जरूर है कि इतना ज्यादा डिल्यूज होगा, इतना ज्यादा बारिश होगी तो कहीं ना कहीं बाढ़ आने की संभावना भी रहेगी। और हमारी तैयारियां इनकम्प्लीट है। मुंबई रेंज ने दिखा दिया कि मुंबई में क्या हालत है इस समय रेनफॉल की वजह से। तो ये दोनों आर्टिकल आपको इसमें से पढ़ने हैं एडिटोरियल से। पॉलिटिक्स ऑफ नेपोटिज्म, ये जो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद से नेपोटिज्म वाला मामला उभर कर आया है, सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, ये आगे पॉलिटिक्स में भी दिखाई दे रहा है कि पॉलिटिक्स भी नेपोटिज्म का कहीं ना कहीं शिकार है। लेकिन ये आर्टिकल थोड़ा सा बहुत क्लियर कट नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि इसको बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद ये वाला आर्टिकल जरूर देखिएगा, क्लब ऑफ वायरस डिनायर्स। वायरस डिनायर की जो ये क्लब थी, जैसे मिस्टर बोल्सोनारो जो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपनाया था। उन्होंने कहा था यार ये लिटिल वायरस हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन आज उन्हीं को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। तो वो ही नहीं, जिन्होंने भी डिनाई किया था, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस तरह से स्टेटमेंट्स दिए थे और उन्होंने इकोनॉमी को तवज्जो दी थी ओवर हेल्थ। आज वो खुद शिकार हो गए और वो रिकवर कर रहे हैं आज के डेट में। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक मास्क भी नहीं लगाते थे, 2-3 दिन से उनको देखा जा रहा है वो मास्क में दिखने लगे। करीब 50,000 जान जाने के बाद उनको ये अकल आई है, 1 लाख जान जाने के बाद उनको ये अकल आई है। इसके बाद, इसके अलावा सिर्फ वही नहीं, तंजानिया के प्रेसिडेंट ने तो यहाँ तक कहा था, उनके जो प्रेसिडेंट हैं जॉन मंगोफुली ने कहा था कि ये कोविड-19 जो है ना, ये हमें अफेक्ट नहीं कर सकता, हम तो जीसस की बॉडी है, हमको कहाँ अफेक्ट करता है, चर्च जाओ, सब जगह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कंट्री भी बहुत पीड़ित हो चुकी है। तुर्कमेनिस्तान के गुरबांगुली ने भी इसी तरह से शुरू में कोरोना वर्ड वायरस को ही, ये जो कोरोना वायरस टर्म है इसको ही सेंसर कर दिया था। तो वहाँ भी जहाँ जहाँ इसको इग्नोर किया गया वहाँ हालत बहुत खराब है। हम लोग जो लॉकडाउन सिचुएशन में आए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग इतने डेंसली पॉपुलेटेड नेशन हैं, अगर इस तरह का कार्यक्रम ना करते, इस तरह से अपने आप को नहीं बांधते, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन हमारी भी उनके जैसी होती। इतने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी आप खुद देख रहे हो कि सिचुएशन यहाँ भी आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही है धीरे धीरे करके। यहाँ तो होनी थी, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिंता इंडिया से ही था। इंडिया, इंडोनेशिया ऐसी जगहों से था जहां डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया। लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा था सिचुएशन। अभी
जैसे इकोनॉमी इकोनॉमी डिस्ट्रेस इतना ज़्यादा होने लगा कि अब देखो इकोनॉमी और हेल्थ दोनों इम्बैलेंस हो रहे हैं। हेल्थ बचाने जाओ तो इकोनॉमी डूब रही है, इकोनॉमी बचाने जाओ तो हेल्थ का नुकसान हो रहा है। अब इस इम्बैलेंस को कैसे गवर्नमेंट हैंडल करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इस आर्टिकल को इस लहजे से पढ़िएगा कि भाई ये सिचुएशन ग्रिम है, साल 1.5 साल तक ये सिचुएशन चल सकती है। तो इस सिचुएशन से अपने आप को जितना आप बचा सकेंगे, जितना अलर्ट रहेंगे, जितना अपने आप को केयर करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, केरला टेम्पल केस, गवर्नमेंट टू अबाइड बाय सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट मान गई कि ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है हम मानेंगे। उसके केस का पूरा डिटेल यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है। आप उस डिटेल को एक बार रीड करिएगा तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे इसमें घटनाक्रम चला है। ये 2 आर्टिकल इसमें देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहा जा सकता, पर अभी जो केरला में एक गोल्ड स्मगलिंग केस पकड़ा गया, उसमें क्या था, यूएई के कंसुलेट के नाम पे गोल्ड सेंड किया गया था 30 किलो से ज्यादा। अब इसकी जो पकड़े गए जो लोग हैं उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। ये जनरली टेररिस्ट के ऊपर लगाया जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। बहुत लोगों ने इसका विरोध किया कि उनके ऊपर ये एक्ट क्यों लगाया जा रहा है। तो एनआईए ने अपने रिसर्च में ये फाइंड आउट किया कि भाई ऐसा है कि ये टेरर फंडिंग के लिए ये पैसा जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, इसलिए हम लोगों ने यूएपीए लगाया है। तो इसको लेकर के, तो यूएपीए क्या है, इन सबको लेकर के हम लोग आएंगे आपको फर्दर वीडियोज में। नॉट फॉर कर्नाटका तमिलनाडु इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर, ये भारतमाला प्रोजेक्ट जो हम लोग के देश का है, इसको भारतमाला प्रोजेक्ट में रोड्स को कनेक्ट करने की, डिस्ट्रिक्ट रोड्स को कनेक्ट करने की बात है, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड से विलेज रोड को कनेक्ट करने की बात है। तो इसमें अभी एक नया इनिशिएटिव लिया गया, 2 स्टेट के रोड्स को पूरा कनेक्ट किया जा रहा है। दाबास्पेट है कर्नाटका में और देवरापल्ली है तमिलनाडु में। उन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट किया जा रहा है थ्रू रोड जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल्ड कर रही है अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट। ये 134 किलोमीटर कर्नाटक में और 45 किलोमीटर से ज्यादा लगभग तमिलनाडु में है। तो इस तरह के रोड आ रहे हैं तो ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे देश में भारतमाला के थ्रू होगा। एक भारत नेट और भारतमाला याद रखिएगा। भारत नेट जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ऑप्टिक फाइबर के थ्रू कनेक्टिविटी है, और भारतमाला जो है वो रोड की कनेक्टिविटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब आते हैं हम लोग ये कॉप्स कमांडर लेवल की टॉक जो चल रही है चुजुल। ये जो एलएसी के बॉर्डर के साइड है, वहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गलवान वैली है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 है, पेगोंग सो लेक है, उसके अलावा आपका चुजुल सेक्टर है। इन्हीं सब सेक्टर्स में, या हॉट स्प्रिंग वाला एरिया है, इन्हीं सब जगह पर बवाल चल रहा था। तो चुजुल में ये मीटिंग फिर से होने जा रही है। एक राउंड मीटिंग हुई और उसमें डिस्कैलेशन हुआ। कुछ कुछ आर्मीज पीछे गई हैं और कुछ कुछ पोस्ट पर अभी वो लोग 30-30 ऐसे पेट्रोलिंग पार्टीज रखे हैं ताकि वहां पर वो लोग नजर रख सके कि वास्तव में ये जो डी-एस्केलेशन चल रहा है आर्मी का, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगले टॉक में और डी-एस्केलेशन की बात होगी। ठीक है, ये चाइना का प्रेशर टेक्टिक्स था और इन्होंने जो एक मोबिलाइजेशन, ट्रूप मोबिलाइजेशन ऑर्डर दिया था। ट्रूप मोबिलाइजेशन ऑर्डर के तहत पहले जो इनके एक्सरसाइजेज होते थे वो फेक एक्सरसाइजेज, मॉक ड्रिल्स होती थी। उसी मॉक ड्रिल को ये बॉर्डर पर ले आके अब ड्रिल कर रहे हैं, डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहे हैं अपने एनिमीज से, कन्फ्रंट करके ये ड्रिलिंग कर रहे हैं, ऐसा भी चाइना से कहा जा रहा है। जीरो टॉलरेंस एक्शन अगेंस्ट पाक सीज फायर। पाक अगर सीज फायर वायलेशन करता है तो हम 1 गोली के बजाय 2 गोली मारेंगे, ऐसा कह के आर्मी चीफ ने वार्न किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें इतना इंपॉर्टेंट ये सारे न्यूज़ नहीं थे पर जानना है, आगे चलते हैं। इस पेज में आपको ये 3 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा जो इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर के, डिफेंस सेक्टर से लेकर के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ता है। अफगान गुड्स टू अराइव बाय वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है और मार्च के बाद से ये वाघा बॉर्डर बंद पड़ा है और अफगानिस्तान से कोई ट्रेड हमारा हो नहीं रहा। लेकिन अफगानिस्तान अब इसको ट्रेड करना चाह रहा है, वो ट्रांजिट रूट चाह रहा था, ट्रांजिट ट्रेड रूट की एग्रीमेंट चाह रहा था। पाकिस्तान से उन्होंने किया और पाकिस्तान ने परमिशन दे दिया कि ठीक है आप वाघा बॉर्डर से ले जा सकते हो, लेकिन पाकिस्तान से हमारा ट्रेड नहीं होगा, ये हमने तय किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने अभी ये नहीं बताया कि ठीक है अफगानिस्तान से गुड्स यहाँ आएगा, लेकिन क्या इंडिया से भी गुड्स वहां जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ईरान चाइना सेट टू क्लिंच 25 ईयर डील, जो मैंने अभी बताया कि 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो लोग कर रहे हैं। चाबहार को ड्यूटी फ्री जोन बनाएंगे ऑयल रिफाइनरीज के आसपास, मतलब चाबहार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं चाइनीज।
चाइनीज का दो फायदा हो रहा है कि ये पैसा वहां लगाएगा और उसको तेल जो बाकी जगह से मिलना बंद हो रहा है धीरे धीरे करके, अब इसको तेल मिलना यहाँ से ईरान से चालू हो जाएगा और बहुत सब्सिडाइज रेट पे तेल मिलेगा, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट उसके 75% उसका इंपोर्ट जो ऑयल है वो इंपोर्ट होता है, और इसकी इकॉनमी इतनी भूखी है, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है कि उसको तेल बहुत चाहिए, तो वो ईरान से इस तरह की डील कर रहा है। और ज़्यादा ट्रेड से ज़्यादा ये स्ट्रैटेजिक डील है इंडिया को और अमेरिका को, दोनों को एक साथ ग्रिप में लेने के लिए इसने ईरान से, क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगाया था ईरान के ऊपर ताकि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो डामाडोल हो जाए, ईरान छटपटाकर यूएस के खेमे में चले जाए, लेकिन ईरान माना नहीं, ईरान भी अड़ा रहा और यूएस भी अड़ा रहा, लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था इसमें एकदम से डामाडोल होगी। और ऐसी जगह चाइना के लिए एकदम से थ्राइविंग ग्राउंड है, जैसे जहां आप गंदगी रखोगे वहां वायरस डेवलप करेगा, बैक्टीरिया डेवलप करेगा, तो जहां भी इस तरह की कमजोरी कर रहा है यूएस, वहां पे चाइना आके अपना डेप्ट ट्रैप पॉलिसी चला करके लोगों को पैसा देकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का झांसा दे करके, वो कैरेट दिखा के इस तरह से वो कर रहा है। तो इस आर्टिकल को उसको पढ़िएगा तो आपको इसका आइडिया अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट हम, एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू गेट इंडियन जेट्स बाय 2030, गुड न्यूज है ये। अभी हम लोगों ने 38,900 करोड़ का डील किया रशिया से, उसमें MiG-29 के भी खरीदे हैं। ये जो विमान है, ये जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर उस पर आसानी से लैंड कर सकता है, सारे विमान नहीं लैंड कर। हमने LCA जो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजास वगैरह बनाए हैं, इसको हम लोग इसका वेरिएंट बना के हम लैंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट रनवे में कैसे ये लैंड करें। तो अभी DRDO ने डिक्लेयर किया कि हम इस तरह के एयरक्राफ्ट बना सकते हैं और हम 2032 तक डिलीवर भी कर देंगे आपको, कि आप इस तरह का एयरक्राफ्ट अपना बना सके MiG-29K की तरह, जो आराम से आपके INS जो कैरियर्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं नेवल शिप के, उस पर लैंड कर सके। तो अभी हम आपको एक बार और ये भी बता दें, इस न्यूज़पेपर में ये भी बताया गया कि INS विक्रमादित्य जो हमारा एकमात्र अभी तक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको साथ देने के लिए 2022 में हमारे पास अपना बनाया हुआ इंडिजिनस INS विक्रांत आने वाला है। उस पर भी उसके लिए भी हमको जरूरत पड़ेगी और एयरक्राफ्ट की, तो हम लोग अपना एयरक्राफ्ट खुद बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। अभी MiG-29A को HAL प्रोडक्शन करता है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील हमने की है रशिया से। तो कहने का मतलब हमारी नेवी अपने आप को और स्ट्रांग कर रही है, और नेवी को स्ट्रांग होना भी चाहिए, क्योंकि नेवी अब रूल करे, जो भी नेवी पर रूल कर पाएगा, जो भी सी पर रूल कर पाएगा, अगला सुपर पावर वही होगा, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी का एरा शुरू हो रहा है। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको अच्छा खासा आइडिया इन सब चीजों का होगा कि नेवी हमारी क्यों इतनी स्ट्रांग हो सकती है और क्या क्या उसने नया डेवलपमेंट किया है, कब तक उसका टारगेट है। ठीक है, बहुत सारे और कंपनीज हैं, जैसे बोइंग ने F-18 सुपर हॉर्नेट और डसॉल्ट एविएशन ने राफेल जेट्स देने की भी बात की है, उसको भी प्रपोजल दिया गया है, उसका भी प्रपोजल स्टडी चल रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट डिनाइज टू स्टॉप अमरनाथ यात्रा। कुछ लोगों ने अमरनाथ यात्रा के लिए बंद करने के लिए मांग की थी, खास करके खुद श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात करी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया देखो ये एग्जीक्यूटिव का मामला है, एग्जीक्यूटिव को इसका काम करने दो, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं इसमें इंटरवीन नहीं करूँगा। इसके बाद ये सब आपके लाइफ वाले पेज हैं, आप मस्ती मौज वाले पेज, इसको देख लीजिएगा अगर मन करे तो। 14 पेज नंबर 14 में इसके बाद आते हैं, इसमें ये एक स्टडी नई निकल कर आई है कि वायरस इम्यूनिटी में डिसअपियर विद इन मंथ्स ऑफ रिकवरी। जैसे कोई रिकवर करके पेशेंट जा रहा है तो 90 दिन के भीतर उसकी जो इम्यूनिटी थी वो फिर से वैसी ही हो जा रही है, कोविड फिर से अटैक कर सकता है उसके ऊपर। कहने का मतलब ये बहुत परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, अगर कोई रिकवर करके जा रहा है तो बहुत ज़्यादा केयर करने की जरूरत है इस वायरस को लेकर के, ये स्टडी कर रही है। और इस स्टडी से आपके जो वैक्सीन बन रहा है, वैक्सीन डेवलपमेंट में भी बहुत फर्क पड़ सकता है और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी भी अच्छे से बना सकती है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले आर्टिकल पर, बिजनेस पेज नंबर 15। यहाँ 2-3 आर्टिकल आपको जानना है। पहला आर्टिकल ये है, प्रॉफिटेबिलिटी एसेट क्वालिटी इन इंडिया एंड आसियान बैंक्स टू वर्सन। मूडीज ने ये रेटिंग की है, मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है, मूडीज ने ये रेटिंग की है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट क्वालिटी, एसेट क्वालिटी का मतलब जो लोन्स हैं हमारे, बैड लोन है, गुड लोन है, हमारे पास डिपॉजिट्स हैं, कैसे डिपॉजिट्स हैं, उसको एसेट क्वालिटी कहा जाता है। तो एसेट क्वालिटी बैंक का ये बैड डेब्ट NPA इन सब पर ज्यादा डिपेंड करता है। तो एसेट क्वालिटी हमारा वर्स कर रहा है, खराब हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बैंकों की कम हो रही है, इंडियन बैंकों की, आसियान बैंकों की, ये बात मोदी ने कही। लेकिन उन्होंने कहा तब भी बहुत हेल्दी कंडीशन में हमारे बैंक्स अभी भी हैं, अगर मार्केट थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स करेगा तो ये लोग बहुत अच्छे से पिकअप कर लेंगे, ये बात उन्होंने बताई। ठीक है, खास करके आसियान बैंक तो जरूर पिकअप करेंगे, इंडियन बैंक्स भी पीछे नहीं हटेंगे पिकअप करने में। कुछ कुछ अच्छा काम जो RBI ने किया था जिसकी वजह से लिक्विडिटी मार्केट में बनी रही है, वो ये है कि अबंडेंट लिक्विडिटी केप्ट शॉर्ट टर्म रेट्स सॉफ्ट।
यानी लिक्विडिटी जिसकी वजह से बनी थी उसकी वजह से हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म लोन्स के जो रेट्स थे वो बहुत नरम थे, जिसकी वजह से क्या था कि जो एनबीएफसीज थी वो डाई करने की स्थिति में थी, वो बच गई, उनका उन तक पैसा पहुंच गया। कैसे पैसा पहुंच गया कि असल में जो आरबीआई ने दो ऑपरेशन चलाए, दो प्रोग्राम चलाए। एक तो टीएलटीआरओ, टीएलटीआरओ मतलब टारगेटेड लिक्विड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, और दूसरा ऑपरेशन ट्विस्ट इसने चलाया। इसकी वजह से काफी मार्केट में लिक्विडिटी बनी रही। ऑपरेशन ट्विस्ट का मतलब यही होता है कि शॉर्ट टर्म जितने भी हमारे वो हैं बॉन्ड सिक्योरिटीज हैं, जिसे सिक्योरिटीज हैं, उनको बेच दिया जाए और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया जाए। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में जब कोई भी लोन जाता है तो वो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, और इसकी वजह से अवेलेबिलिटी, जब लॉन्ग टर्म हम लेंड कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन लंबे समय तक अवेलेबिलिटी 2 से 3 साल से या उससे ऊपर तक अगर कोई लोन किसी के पास पड़ा है तो उसके पास अवेलेबिलिटी फंड की है। तो बैंकों के पास अवेलेबिलिटी थी। इस फंड को इसलिए भी दिया गया था कि आगे नीचे तक पहुंचाएं, एनबीएफसी तक पहुंचाएं, क्योंकि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कॉरपोरेशन हैं वो आरबीआई के अंडर में डायरेक्टली नहीं आते हैं, इसलिए आरबीआई उनको डायरेक्टली पैसा नहीं दे सकता। लेकिन उनके लिए इस तरह से जो टीएलटीआरओ में चेंजेस किया है कि उन्होंने कहा कि टीएलटीआरओ के थ्रू हम रेपो रेट को मिनिमम रखेंगे, कम रखेंगे, अगर बैंक्स क्या करते हैं, इन एनबीएफसी का बॉन्ड खरीदते हैं। तो एनबीएफसी का मतलब बॉन्ड खरीदेंगे, तो बॉन्ड मतलब कागज का टुकड़ा लेंगे और पैसा एनबीएफसी को देंगे, तो एनबीएफसी थोड़ी हरी रहेंगी। तो ऐसे करके अब पैसा उनके पास रहेगा और कम इंटरेस्ट रेट का पैसा रहेगा, तो मार्केट में वो कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे सकते हैं, जिससे उनका साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं एक्सपोर्ट इन सम कैटेगरीज ऑफ नॉन वुवन फैब्रिक्स अलाउड। ये जो मास्क और पीपीई किट बनाने के लिए जो हम लोग का लो जीएसएम का फैब्रिक था, नॉन स्टिच नॉन विविन फैब्रिक हुआ करता था, उस पर हम लोगों ने उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा था। अभी कहा गया है कि 25 से 70 जीएसएम के जो फैब्रिक्स हैं, नॉन विविन फैब्रिक्स, उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो कुछ कैटेगरी बेस्ड उन्होंने कहा कि ये जीएसएम बेस्ड तो ज़्यादा नहीं, फंक्शनैलिटी, अगर वो कहीं ना कहीं पीपीई और मास्क बनाने के यूज में आता है तो वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। अगर वो नहीं आता है इस कैटेगरी में तो उसको एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने थोड़ी छूट दी है अपने टेक्सटाइल सेक्टर। इसके अलावा अब ये लास्ट में एक न्यूज़ है, एक आईआईटी मद्रास का रिसर्च आया है, ये बहुत क्लोज जा रहा है कैंसर का क्योर ढूंढने में। ये रिवोल्यूशनरी हो सकता है अगर आईआईटी मद्रास इसमें सफल हो गया। और खोज कहाँ से रहा है, किस चीज से, टर्मरिक से। किससे, टर्मरिक। टर्मरिक में कंपाउंड होता है क्यूकुरमीन। क्यूकुरमीन के वजह से कैंसर के जो सेल्स हैं उनको एपोप्टोसिस लेवल तक ले जा सकता है। मतलब जो ट्रेल करते हैं हम लोग, उसमें ट्रेल का मतलब होता है कि उन सेल्स को मारना, इन दवाइयों के जरिए उन सेल को मारना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कैंसर में। इसीलिए कैंसर के सेल्स बहुत डिवाइड करके बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो अगर उस पर टर्मरिक ऐसा चीज़ है जिससे कि कुछ कंपाउंड निकलता है, अगर उसको रिसर्च करके ठीक तरीके से डाला जाए तो वो कंट्रोल हो सकती है इस तरह की डिजीजेस। ठीक है, अभी ये आइसोलेटेड सेल्स में टेस्ट ट्यूब में ये टेस्ट हुआ है। अभी ह्यूमन बॉडी पर जब तक ये टेस्ट नहीं होता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आज के लिए द हिंदू में इतना ही। इसके बाद तुरंत आप पढ़ने बैठ जाइएगा द हिंदू, तो आसानी से आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको पूरा हिंदू समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।